चलिए कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उन सौगातों की जिनका दायरा महाकाल से मुंबई तक और काशी से कश्मीर तक फैला हुआ है। शुरुआत उज्जैन के महाकाल मंदिर से करते हैं। आज हम आपको महाकाल मंदिर परिसर का नया अवतार दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, महाकाल मंदिर कॉरिडोर का पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। कॉरिडोर इतना दिव्य और इतना भव्य बनकर तैयार हुआ है कि आप उस पर से अपनी निगाहें बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। 750 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर को तैयार करवाया जा रहा है और अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। रोशनी से नहाया और पत्थरों की नक्काशी से सजा ये महाकाल का धाम है। वैसे तो उज्जैन के महाकाल की महिमा अपरंपार मानी जाती है, लेकिन अब इस धाम का उजाला और इसकी रंगत नए नए तीर्थ की नई कहानी लिख रही है। बाबा का धाम चमक भी रहा है और पहले से कहीं ज्यादा निखर भी चुका है। महाकाल के धाम में नए कॉरिडोर की जो तपस्या कुछ सालों पहले शुरू हुई थी, वो तपस्या अब करीब करीब साकार हो चुकी है। तराशे हुए पत्थरों से सजा ये महाकाल कॉरिडोर अब कुछ इस अंदाज में नजर आ रहा है। रात में महाकाल कॉरिडोर न केवल दिव्य नजर आता है, बल्कि उसकी भव्यता भी लोगों का दिल चुरा रही है। इस नए कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। पहले चरण का काम पूरा होने पर सोमवार को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका मुआयना किया और प्रथम चरण के काम पर संतुष्टि जताई। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। मैंने संपूर्ण काम को बहुत गहराई से देखा है और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पहले चरण के कामों का अब लोकार्पण किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका लेकर भी चल रहे हैं, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उनका दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो रहा है और उन्हीं से प्रार्थना की है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि वो महाकाल महाराज के परिसर के प्रथम चरण का लोकार्पण करें। सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल मंदिर परिसर को 8 गुना बड़ा और खूबसूरत बनवा रही है। महाकाल मंदिर के साथ लगे रुद्र सागर के पास इस कॉरिडोर को बनाया गया है। यहां पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। महाकाल कॉरिडोर में दोनों तरफ भगवान की मूर्तियां लगाई गई हैं। लाइटिंग इतनी आकर्षक की गई है कि रात में रोशनी से सराबोर इस कॉरिडोर की भव्यता और बढ़ जाती है। इस कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर परिसर जो अभी 2 हेक्टेयर का है, वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉरिडोर के पहले चरण पर 350 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसके तहत पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल, महाकाल द्वार और रुद्र सागर तट का विकास किया गया है। कहा जा रहा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर का एक कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण अगले साल मई-जून में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा श्रद्धालुओं को मिलेगा, क्योंकि हर घंटे बिना किसी रुकावट के 1 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन के बाद आपको काशी लिए चलते हैं। बात वाराणसी की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से काशी में रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। कॉरिडोर बनने के बाद से काशीवासी उत्साहित हैं। वैसे इन दिनों एक और वजह से काशी के लोगों का उत्साह चरम पर है। बीते दिनों संपन्न हुए एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर काशी के सर पर एक ताज सजा है।
जी हाँ, देखिए दरअसल एससीओ सम्मेलन में महादेव की नगरी काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद से काशी के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोगों को ये लगता है कि इस ऐलान से विश्व पटल पर सभ्यता और संस्कृति के केंद्र के तौर पर काशी का नाम और भी बुलंद हो जाएगा। हिंदुस्तान के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वैभव का संगम है काशी। और अब बाबा विश्वनाथ की इस नगरी को मिल गई है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। साहित्य हो, संगीत हो, भक्ति हो, मां गंगा के निर्मल प्रवाह की तरह ये शहर सदियों से महान हिंदुस्तान की परंपराओं को संजोता आया है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया काशी के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वैभव का लाभ उठाए, आनंद उठाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में वाराणसी को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर नामित किया गया। इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि वाराणसी को एससीओ ने साल 2022-23 के लिए अपना पर्यटन और सांस्कृतिक शहर घोषित किया है। जाहिर है इस उपलब्धि पर काशी के लोग गर्व से झूम रहे हैं। इससे बेहतर शहर संसार में कोई नहीं था। आज संसार के उन महान महत्वपूर्ण देशों ने अगर मान्यता दिया है तो निश्चित ही मोदी जी के आने के बाद जैसे इस शहर को 4 पंख लगे हों और ये शहर तो निश्चित ही आसमान की बुलंदियों पर फिर से स्थापित हुआ है। हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग को सही पहचान अभी मिली है। जो पहले थी, बीच में लोगों ने अनदेखी की, आज वो मिला है तो बहुत गौरव की बात है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे देशवासियों को। काशी नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि शंघाई जो समूह है, संगठन है, उसने काशी को एक नया नाम दिया है सांस्कृतिक नगरी का। काशी दुनिया की अनूठी नगरी है, जहां बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, जहां माता गंगा हैं, जहां मां अन्नपूर्णा हैं, श्री संकट मोचन जी हैं। वाराणसी को वैश्विक सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी का दर्जा मिलने से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलना तय है। इस सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ सदस्य देशों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे विदेशों के विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, फोटो पत्रकारों, यात्रा ब्लॉगर्स जैसे मेहमानों के काशी से जुड़ने की उम्मीद है। जाहिर है इस पहल से दुनिया की सबसे प्राचीन और हिंदुस्तान की सभ्यता का केंद्र रही काशी नगरी को पर्यटन की सौगात मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भोले की नगरी की शोहरत में 4 चांद लगने तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काशी से अब रुख करते हैं मुंबई का। माया नगरी को एक और लाइफलाइन मिलने जा रही है। हम बात कर रहे हैं मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट की, जिसका निर्माण तेजी से हो रहा है। मुंबई कोस्टल रोड का काम लगभग 62% पूरा हो गया है। आपको बता दें कि आगे यानी कि अगले साल के अंत तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना की समीक्षा करने के बाद इसकी जानकारी दी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। न केवल सफर आसान होगा, बल्कि शानदार नजारे भी देखने को मिलेंगे। साल 2023 के अंत तक कुछ ऐसी ही नजर आएगी आमची मुंबई। मुंबई के एक छोर से आखिरी छोर तक समंदर के साथ साथ चलती ये सड़क मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी लाइफलाइन साबित होगी। मुंबई कोस्टल रोड का काम तकरीबन 62% पूरा हो चुका है।
यानी करीब 2/3 कोस्टल रोड तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यस्थल का दौरा कर कोस्टल रोड की समीक्षा की और प्रियदर्शनी पार्क में अंडरग्राउंड टनल, हाजी अली और वर्ली में इंटरचेंज समेत पूरी परियोजना का निरीक्षण किया। ये बहुत ही ये वेस्टर्न हाईवे, ये वेस्टर्न सबब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईवे है। ये 6 लेन का रोड है और ये दिसंबर 23 तक कंप्लीट होने जा रहा है। मुंबई के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अक्टूबर 2018 में काम शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल में कोस्टल रोड के काम में बाधा आई। लॉकडाउन की वजह से काम प्रभावित हुआ, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए, कोस्टल रोड के काम ने रफ्तार पकड़ ली। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 10.58 किलोमीटर है। पूरे प्रोजेक्ट को 3 पैकेज में बांटा गया है। इसमें 3 इंटरचेंज और 4 पार्किंग होंगे। दक्षिण मुंबई में प्रियदर्शनी पार्क से छोटा चौपाटी तक 2 समानांतर टनल बन रही है। इनमें से एक तरफ प्रियदर्शनी पार्क से समुद्र के नीचे से और मालाबार हिल पहाड़ी के नीचे से टनल बन रहा है। प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर तक परियोजना में कुल 4+4 लेन सड़क, पुल, एलिवेटेड सड़कें और सुरंगें शामिल हैं। फिलहाल 3.60 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव मुंबई का सबसे लंबा सैरगाह है, लेकिन मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वर्सोवा से विरार तक के प्रस्तावित 44 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क के लिए ये रोड अहम लिंक का काम करेगा। सबसे बड़ी बात कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए नोएडा से खबर आपको दिखाते हैं, जहां महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए अच्छी पहल की जा रही है और ये पहल की है नोएडा पुलिस ने। इस पहल का मकसद था महिलाओं से ये जानना कि वो शहर में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं। देखिए, ये जानने के लिए नोएडा की जॉइंट पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस की टीम रात को नोएडा की सड़कों पर उतरी, अलग अलग जगहों पर सुरक्षा का जायजा लिया। लड़कियों से, महिलाओं से, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें पेश आने वाली जो दिक्कतें हैं, ये जाना उनसे। ये गश्त हौसला बढ़ाने वाली है। पुलिस की ये पेट्रोलिंग भरोसे को मजबूत करने के लिए है। पुलिस की ये कदमताल असामाजिक तत्वों को सावधान करने वाली है। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां नोएडा पुलिस की जॉइंट कमिश्नर भारती सिंह अपने दलबल के साथ सड़क पर उतरी। नोएडा के अलग अलग हिस्सों में जाकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। इस पेट्रोलिंग में पुरुषों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ थी। लाइटिंग से लेकर सड़कों और बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरे, सबके बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बात की और ये जाना कि वो नोएडा में सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं। महिलाओं से उनकी परेशानी और शिकायतें भी पूछी। महिलाओं में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेफ्टी सबके मन में रहे, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए और उन लोगों के मन में एक ये भावना पैदा करने के लिए कि जो यहाँ पे नोएडा में है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और पुलिस उसके साथ हमेशा है। पुलिस टीम नोएडा के मार्केट एरिया में भी गई। यहाँ पर युवतियों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शहर में पूरी तरह से महफूज हैं। युवतियों से कहा कि अगर कोई भी दिक्कत है तो वो बेझिझक पुलिस से संपर्क कर सकती है, 112 नंबर पर डायल कर सकती है। यदि किसी भी तरफ से अगर कोई इनको समस्या हो तो ये लोग 112 ये लोग डायल कर सकती हैं और कभी भी ये लोग पुलिस से अगर संपर्क करेंगे तो हम लोग सदैव उनके साथ हैं। पुलिस टीम से मिलने वाली महिलाओं और युवतियों ने इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, ताकि उन्हें हमेशा ये एहसास और भरोसा रहे कि पुलिस उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार और तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र के बीड़ का, जहां बरसों पुरानी एक रूढ़ी को खत्म कर दिया गया है। जिले के धनोरा बुद्रुक गांव की महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा को तोड़कर मारुति मंदिर में प्रवेश किया और नारियल तोड़े। उसके बाद सीधे मंदिर के मूल में जाकर भगवान के दर्शन किए। परिवर्तन की इस लड़ाई का अब हर जगह पर स्वागत किया जा रहा है।
दरअसल मारुति मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सालों से प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब गांव की महिलाएं न सिर्फ इस कुप्रथा के खिलाफ संगठित हुई, बल्कि सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर इन महिलाओं ने आजादी को सही मायने में महसूस किया। इनकी मांग है कि महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत दी जानी चाहिए। आपको कान्हा के भक्तों को मिली शुभ सौगात के बारे में बताते हैं। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली पुरानी रेल बस अब विदा होने वाली है और उसकी जगह अब नई रेल बस चलने के लिए तैयार है। जी हां, माना जा रहा है कि इस रेल बस सेवा की 30 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी और रविवार को इसका ट्रायल भी किया गया। ये नई रेल बस कई मायनों में पुरानी रेल बस के मुकाबले बेहद खास है। आप भी देखिए क्या कुछ खास है इसमें। नए रूप रंग और नई सुविधाओं से लैस ये नई रेल बस अब आपका हमसफर बनने को तैयार है। मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी को कम करने वाली अब तक चल रही पुरानी रेल बस इस महीने के आखिर में रिटायर हो जाएगी और उसकी जगह अब ये नई रेल बस आपकी हमसफर बनेगी। रेलवे के इज्जत नगर मंडल में बनाई गई इस रेल बस का रविवार को मथुरा वृंदावन के बीच ट्रायल किया गया। अब कुछ दिन और ट्रायल के बाद इसे जल्दी ही यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। रेल बस के अंदर पूरी डिजिटलाइजेशन का कार्य है, पूरी डिजिटल है ये चलने में। उसके अलावा कई ऐसी यात्रियों के हित की ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे बैठने के लिए बड़े अच्छे और कंफर्टेबल सीट हैं, यात्रियों को सामान रखने की सुविधा है, यात्रियों के लिए पंखे की व्यवस्था है, चार्जिंग के पॉइंट हैं और उसमें साउंड सिस्टम है। जो एक धार्मिक नगरी है मथुरा वृंदावन, उस दृष्टि से लोग इसमें सफर करें तो एक अच्छे भगवान के भजनों को सुन सकें। पुरानी रेल बस के मुकाबले इसमें कई सुविधाओं का इजाफा किया गया है, वहीं इसके रूप रंग को भी निखारा गया है। इसका इंजन 320 हॉर्स पावर का है। इसमें साउंड इंसुलेशन कैनोपी इंजन लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें आने वाले स्टेशन की जानकारी देने के लिए साउंड सिस्टम लगाया गया है, जिस पर भजन भी चलेंगे। सुरक्षा के नजरिए से 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस नई रेल बस में 44 गद्देदार सीट लगाई गई है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एलईडी लाइट की भी सुविधा होगी। रेल बस के बाहर मंदिर और गायों की पेंटिंग की गई है। मथुरा और वृंदावन के बीच 5 फेरे लगाएगी नई रेल बस। पहले लगते थे 3 फेरे। मथुरा वृंदावन के बीच इस रेल बस का किराया मात्र 30 रुपए होगा। हालांकि अभी इसका और ट्रायल होना है ताकि इसकी खामियों को दूर करके हर तरह से इसे मुकम्मल बनाया जा सके। उसके बाद इसकी सेवा लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को हेमा मालिनी इसका उद्घाटन कर सकती हैं। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज की चाय तो हमारी खत्म हो चुकी है और घड़ी इशारा भी कर रही है कि आपसे हम विदा ले लें। तो कल फिर मुलाकात होगी उम्मीदों और आशाओं से भरी चाय के साथ। देखिए, हमारे पंजाब में ना ये नहीं कहते कि हम चलते हैं, वहाँ ये कहा जाता है कि हम जाके आते हैं। तो बस इसे छोटा सा ब्रेक समझिए, कुछ घंटों का। देखिए, हमारी खबरों में ही इतनी मिठास है, ताकि चाय यदि फीकी भी हो तो चलता है, और ये भी चाय की चर्चा की खासियत ही है। देखिए, चाय आप कप में पिए या कुल्हड़ में, साथ अच्छा हो तो सफर हंसते हंसते बीत जाता है। जी, तो कीजिए इंतजार कल तक का। ठीक 4 बजे मुलाकात होगी गुड न्यूज टुडे पर।